Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So the first article is on a landmark judgment coming out of Supreme Court regarding the abortion rights. So यहाँ पर abortion rights को समझेंगे और abortion rights को समझने से पहले ये judgment को समझने से पहले we have to understand the need of this judgment. So उस need को, उस ज़रूरत को समझने के लिए we have to decode some of the acts that were there, the MTP Act, the PCA PNDT Act. So इन acts को समझेंगे एंड देन उस जजमेंट को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनेस्को. सो यहाँ पर यूनेस्को के बारे में बात करेंगे. यूनेस्को के क्या क्या मैंडेट है, क्या जरूरत पड़ी, कब फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से मेंबर हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, तो कब से है, एज वेल एज कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो कि यूनेस्को के अंदर आते हैं, कौन से मेजर कन्वेंशंस हैं जो कि यूनेस्को के अंदर आते हैं. ऑल दिस डायनामिक्स वुड बी नाउ सेकेंड आर्टिकल. The third dynamics or the third article is related to the dynamics of electoral bonds. So यहाँ पर electoral bonds समझने से पहले समझेंगे कि electoral bonds की ज़रूरत क्यों पड़ी. We are understanding the issues of electoral politics. उन issues को समझ के देखेंगे और कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, एज वेल एज जुडिशरी ने कौन से रिफॉर्म्स लिए हैं, कौन से रिफॉर्म्स लेने बाकी हैं. देन हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्या क्या इश्यूज है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में. दैट डायनामिक्स वुड बी नाउ थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू PMLA, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो यहाँ पर इस एक्ट को समझने से पहले समझेंगे कि PMLA की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी क्या ये पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं. दैट डायनामिक्स वुड बी नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू करंट अकाउंट डेफिसिट. सो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट समझने से पहले समझिए कि करंट अकाउंट क्या होता है. करंट अकाउंट समझने से पहले समझिए कि BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. देन समझेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और कौन से डेफिसिट्स होते हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट्स वाइडन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, वाइडन होने के कारण कौन से इंपैक्ट होते हैं. दैट डायनामिक्स वुड बी नाउ फिफ्थ आर्टिकल. सिक्स्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पावर. सो यहाँ पर बात करेंगे सॉफ्ट पावर होता क्या है, सॉफ्ट पावर के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, हार्ड पावर क्या होता है, स्मार्ट पावर क्या होता है. दैट डायनामिक्स वुड बी इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सेवेंथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज अ लैंडमार्क जजमेंट कमिंग आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो इस जजमेंट को समझने से पहले, जैसे मैंने कहा, इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड सम एक्ट्स, starting with our first act, that is the PCPNDT Act, that is the Preconception and Prenatal Diagnostic Text Prohibition of Sex Selection Act 1994. So जो ये PCPNDT Act है, इसका मकसद ये था कि we have to stop फीमेल फिटिसाइड. फीमेल फिटिसाइड को हम लोग स्टॉप करें और जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है उसे कहीं ना कहीं रोके. दैट वाज द एम ऑफ दिस PCPNDT एक्ट. सो हम लोग ने क्या किया अंडर दिस एक्ट, वी हैव बैंड द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. सो दिस इज द मेजर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम लोग ने कहीं ना कहीं बैन कर दिया है अंडर दिस एक्ट. बट इसके साथ साथ और भी काफी सारे प्रोविजंस है. सो लेट्स सी अदर प्रोविजंस. द फर्स्ट प्रोविजन इज दैट इट, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, इट हैज प्रोहिबिटेड द सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन. सेकेंड, इन्होंने साथ साथ रेगुलेट भी कर दिया है हर एक टेक्निक रिलेटेड टू प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स है वहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला दिए गए हैं अंडर दिस एक्ट. द थर्ड, अगर कोई लेबोरेटरी है, अगर कोई क्लिनिक है, अगर कोई सेंटर है जो कि कोई भी एक टेस्ट करता है जहां पर द पर्पस इज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द फीटस, तो वहां पर जो लेबोरेटरीज हैं, क्लिनिक्स हैं, उन्हें क्लोज करने के लिए और पनिशेबल ऑफेंस बनाने की भी बात की गई है अंडर दिस एक्ट. द नेक्स्ट इज कि अगर कोई क्लिनिक है, अगर कोई बॉडी है जो कि एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट करता है क्या कि वो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करना ही इज एन पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. So these are the major provisions of this act. With that, now let's move to our next act, that is the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So Medical Termination of Pregnancy Act को समझने से पहले we have to understand कि history of abortion right क्या रहा है. So initially 1960s में जो abortion था it was illegal. 1960s तक जो abortion था that was illegal. और जो वुमेन है जो कि एबॉर्शन के लिए जाते थे, दे कुड फेस imprisonment, they could face jail term for up to 3 years under the section 312 of IPC.
देन 1960s में क्या हुआ, मिड 1960s में 1965 के करीब गवर्नमेंट ने सेटअप किया शांतिलाल शाह कमेटी. शांतिलाल शाह कमेटी वाज अ वेरी वाइड कमेटी, वाज अ वेरी बिग कमेटी. इट वाज एन कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी जिन्होंने लॉज को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया कि क्या इंडिया को ऐसा कोई जरूरत है, ऐसा कोई कानून की जरूरत है, अगर कानून की जरूरत है तो हम लोग क्या क्या कानून में डालेंगे. दैट थिंग वाज कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडीड अंडर दिस कमेटी. और उस कमेटी के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के बेसिस पर एक्ट निकल के आया नोन एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. सो विद दैट अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं. द फर्स्ट प्रोविजन इसकी यहां पर जो एबॉर्शंस हैं अप टू 12 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, 12 वीक्स तक, आफ्टर कंसेप्शन के 12 वीक्स तक अगर आपको एबॉर्शंस में जाना है तो यू हैव टू टेक ओपिनियन ऑफ अ सिंगल डॉक्टर. देन अगर जो ओपिनियन है, अगर जो पीरियड है दैट इज 12 वीक्स टू 20 वीक्स, 12 वीक्स से 20 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कंसेप्शन अगर आपके एबॉर्शन करवाना है देन यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स. सो दैट वाज समथिंग गिवन अंडर दिस एक्ट. देन 2021 में दिस एक्ट वाज अमेंडेड, इसे अमेंड कर दिया गया था और कुछ नए प्रोविजंस डाल दिए गए थे. क्या था चेंजेस? द फर्स्ट मेजर चेंज वाज कि जनरली यहां पर इनिशियली जो ओरिजिनल एक्ट है वहां पर जो लिमिट है ऑफ एबॉर्शन दैट इज 20 वीक्स, बट उस 20 वीक्स के एबॉर्शन के लिमिट को बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया गया अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट. सेकेंड इशू यहां पर ये ला दिया गया कि यहां पर जो इनिशियली 12 वीक्स के लिए आपको एक डॉक्टर के ओपिनियन चाहिए और 12 to 20 वीक्स के बीच में 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन चाहिए, उसे चेंज करके फॉर द एडवाइस ऑफ एक डॉक्टर काफी था फॉर प्रेगनेंसीज फॉर एबॉर्शंस अप टू 20 वीक्स. दैट वाज समथिंग डन अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट. द नेक्स्ट एक्ट यहां पर यह भी कहा गया कि अगर आपको 20 to 24 वीक्स के बीच में अगर आपको एबॉर्शन करना है सो यू हैव टू टेक ओपिनियन ऑफ 2 doctors. So that was something which was done under this MTP Act. Now with that, now let's see कि इसमें इश्यूज क्या थे. ये MTP Act अमेंड करने के बाद भी क्या क्या इश्यूज थे जो कि स्टिल परसिस्ट किया. द फर्स्ट इशू कि यहाँ पर MTP अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने प्रेग्नेंट वुमेन के मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंगली हम लोग ने चेंजेस करने के लिए एक प्रोविजन है अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट कि अगर आप विडो है, अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपके लिए क्या क्या परसेप्शन होने से आपके लिए क्या क्या होंगे टाइम लिमिट्स, दैट इज गिवन अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट. बट यहाँ पर हम लोग ने अनमैरिड वुमेन्स को कंटेम्पलेट नहीं किया. अनमैरिड वुमेन्स की जो प्रोविजंस है वो हम लोग ने, जो नोशन है वो हम लोग ने कंसिडर नहीं किया है अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट. दैट इज द फर्स्ट इशू. सेकेंड इशू ये रहा कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है दैट इज हाईली रेगुलेटेड. Please understand कि abortion is already a taboo. It is already having several societal issues. सोसाइटी में काफ़ी सारे ये हैं, सोसाइटी में काफ़ी सारे इश्यूज हैं टैबू से रिलेटेड टू एबॉर्शन. इसके साथ साथ जो प्रोसीजर है दैट इज ऑल्सो हाईली रेगुलेटेड. इसके कारण जो ऑनस है, जो पावर है दैट इज ऑन दी रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर. जो रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर हैं जो कि ओपिनियन देंगे, पूरा ऑनर्स जो है दैट इज ऑन दिस रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर. अगर वो चाहें तो वो ओपिनियन बताएंगे कि आपको एबॉर्शन में जाना चाहिए कि नहीं. सो दिस इज नॉट योर चॉइस बट हिज चॉइस. इट इज गिविंग मोर डिस्क्रिशन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर. सो दैट वाज द इश्यूज विद दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट. विद दैट अब देखते हैं कि जजमेंट क्या आया. सो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्स्ट थिंग कि अगर मैरिड हो या नॉट मैरिड हो इट डजंट मैटर, ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन प्रोसेस. क्यों ये कहा गया? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक्चुअली अमेंडमेंट के बावजूद भी इस एक्ट में जो नोशन है अनमैरिड वुमेन का वो कंसिडर नहीं किया गया था और उसको कंसिडर करने के लिए, अनमैरिड वुमेन्स को कंसिडर करने के लिए दिस जजमेंट वाज देयर. जजमेंट में कहा गया कि ऑल वुमेन, मैरिड हो नॉट मैरिड हो डजंट मैटर, हर वुमेन को हैज अ राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अंडर दिस एक्ट. क्यों? क्योंकि अगर आप मैरिड और अनमैरिड वुमेन्स को अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, अगर आप डिस्टिंक्ट सर्टिफिकेशंस रखते हो, डिस्टिंक्ट क्राइटेरियाज रखते हो, सो इट इज गोइंग अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी. और राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड फीचर ऑफ दिस जजमेंट, उन्होंने कहा कि जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर मीनिंग ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे सब्सिक्वेंट सिनेरियोज दिए गए हैं कि जहां पर जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं एबॉर्शन में जा सकते हैं और वहां पर वन ऑफ द क्लॉज इज रेप. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो रेप है जो कि एमटीपी के अंदर दिया गया है उस रेप में हम लोग मैरिटल रेप को भी इंक्लूड करेंगे. बट प्लीज रिमेंबर, लेट मी कॉशियसली टेल यू, यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर जो रेप है उसमें मैरिटल रेप को इंक्लूड करने का बात किया गया. बट मैरिटल रेप इज नॉट
क्रिमिनलाइज, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट क्रिमिनलाइज। तो वो क्रिमिनलाइज नहीं है, वो अभी ऑफेंसिव एक्ट नहीं है। बट रेप जो है, रेप के डेफिनेशन एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके अंदर मैरिटल रेप इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दैट इज द सेकेंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन ये क्या कहा गया कि देयर इज अ राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी वेदर इट इज मैरिड और अनमैरिड वुमेन। Next provision of the judgment is कि woman alone is having the right over her body. It is not the decision maker, उनके father, उनके mother, उनके husband. It is not those persons who are having the right of her body, but the woman itself. Woman itself के पास ही, woman के पास ही उनके body का right है. No one else. The next provision of the judgment कि यहाँ पर वो कहते हैं कि जो medical termination of pregnancy act है, उसमें जो act है वो it shouldn't coordinate, it shouldn't go against the legal aspects of the law. जैसे कि for example there is right to equality, there is right to liberty, right to life under this article 21, article 14. so ये जो rights हैं इसकी support में होना चाहिए act, but it shouldn't be showing the societal norm. society में जो taboo हैं उसके accordingly नहीं होना चाहिए कानून। कानून should be to propagate, to have the mission, to have the aim of an egalitarian society. so that is something that is Supreme Court is telling. The last provision of this judgment is कि उन्होंने कहा कि जो treatment है, treatment should not be denied. It should not be denied on the basis of one's caste or social or economic factors. So economic factors अलग हो, social factors अलग हो, caste अलग हो, religion अलग हो, doesn't matter. Every girl has a right for treatment, for abortion under this. So that is something that the Supreme Court is telling. So this is a very liberal interpretation. It is a very big judgment coming out, and congratulations for all the feminists out there. So with that, now let's move to our next aspect, that is on the UNESCO. So यहाँ पर बात करते हैं UNESCO क्या है. So let's start. So what is UNESCO? UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So UNESCO please remember ये ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, इट इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये एजेंसी है, ऑर्गन नहीं है। इसका मकसद क्या है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट इज एविडेंट कि इट्स एम इज टू हैव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। दैट इज द एम ऑफ दिस यूनेस्को। अब यूनेस्को जो है इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप ऑल्सो। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप यूनाइटेड नेशंस का? सो दिस इज ए ग्रुप जहां पर काफी सारे एजेंसीज और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 गोल्स, उसे फुलफिल करने के लिए, उसे एकम्प्लिश करने के लिए ट्राई करते हैं यूजिंग देयर एफर्ट्स। सो दैट ग्रुप इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, और इस ग्रुप के हिस्सेदार हैं यूनेस्को। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस। Then India is also the member of UNESCO since its inception. Inception से ही India is a member of UNESCO. अब देखते हैं यूनेस्को की ज़रूरत क्यों पड़ी। So 1942 में जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था एक्सिस एंड एलाइड पावर्स के बीच में, तो देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस नॉन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, जिसे कहते हैं केम। और इन कॉन्फ्रेंस में जितने भी लीडर्स थे उनको लगा कि एजुकेशन को हम लोग को प्रॉस्पर करना चाहिए, उसे एनहांस करना चाहिए, सीइंग द डिवास्टेशन दैट वी हैव कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस 2 वर्ल्ड वार्स। और उसे कहीं ना कहीं फ्रूटिफाई करने के लिए देयर वाज द बर्थ ऑफ यूनेस्को। उसको फ्रूटिफाई करने के लिए लाया गया यूनेस्को, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। विद दैट अब देखते हैं कौन से मेजर इनिशिएटिव्स है जो कि यूनेस्को लाता है। The first initiative of UNESCO is known as the World Heritage Convention and the List. So ये जो World Heritage List है और जो convention है that is dating back to 1972, और they are having a comprehensive list of heritage sites all over the world. इंडिया में भी काफ़ी सारे sites हैं, particularly India is having 40 World Heritage Sites, और इन 40 sites में से 30 are cultural properties, 7 are natural properties and 1 is mixed site. कौन सा है mixed site? The only and the first mixed site of India is the Kanchenjunga National Park, Sikkim. So Kanchenjunga National Park जो कि सिक्किम में है, it is India's first and the only mixed park, mixed World Heritage Site of India. इसके साथ साथ जो रिसेंट एडिशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इंडिया में, दैट इज द धोलावीरा विच इज अ हैरप्पन सिटी। इसके साथ साथ 39th वन वाज द रामप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर international additions that we had to this list. With that, let's see the second initiative. Second initiative को कहते हैं
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो यहाँ पर एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, जहाँ पर मैन और बायोस्फीयर इनके बीच में इंटरैक्शंस जो है उसे स्टडी करने के लिए और उसे कहीं ना कहीं एम्फसाइज करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करने की काम की जा रही है अंडर दिस स्कीम। Next initiative is known as the International Geoscience and Global Geoparks Program, IGGP, जो यहाँ पर दो फैक्शंस हैं। द फर्स्ट फैक्शन इज इंटरनेशनल जियोसाइंस प्रोग्राम, सेकेंड फैक्शन इज ग्लोबल जियोपार्क्स प्रोग्राम। सो फर्स्ट जो फैक्शन है वो ये कहता है कि जियोसाइंस के जितने भी साइंटिफिक फैटर्निटी हैं उनमें कोलैबोरेशंस लाए ताकि हम लोग अर्थ को बेटर तरीके से स्टडी कर पाएँ। सेकेंड जो फैक्शन है ग्लोबल जियोपार्क्स प्रोग्राम, वो ये कहते हैं कि वो लेबोरेटरीज बनाना चाहते हैं जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग एनहांस करें, उसे कहीं ना कहीं स्टडी करें कि कैसे अर्थ को, कैसे लोकल कम्युनिटीज जो हैं वहां पर सस्टेनेबिलिटी हम लोग ला पाए। दैट इज द एम ऑफ ग्लोबल जियोपार्क्स प्रोग्राम। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम, जहां पर वाटर से रिलेटेड रिसर्च और मैनेजमेंट की बात की जा रही है ताकि जो हाइड्रोलॉजिकल स्फीयर है उसे कहीं ना कहीं हम लोग स्टडी कर पाए। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, जहां पर जो आपके फ्रेश वाटर है उसकी जो डिप्लीटिंग सिनेरियो है उसे देखकर, उसे ध्यान में रख के जो फ्रेश वाटर है उस पर स्टडी करने के लिए, उसे एसेस करने के लिए कि कैसे यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम है, द वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम। द लास्ट प्रोग्राम इज इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम, जहां पर बेसिक साइंस और जो साइंस एजुकेशन है उसमें कैपेसिटी डेवलपमेंट लाने के लिए, उसमें एक इंटर ऑपरेटिव लाने के लिए, उसमें एक कोलैबोरेशन लाने की मकसद है अंडर दिस IBSP प्रोग्राम। विद दैट स्कीम्स नाउ लेट्स सी कि क्या क्या है एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के अंदर कौन से कल्चरल कन्वेंशंस हैं। सो काफी सारे कन्वेंशंस है यूनेस्को के अंदर। द फर्स्ट वन इज द कन्वेंशन ऑन मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट ट्रैफिक of cultural properties. Second is the protection of world cultural and natural heritage. Third is the protection of underwater cultural heritage. Fourth is the declaration, universal declaration of cultural diversity. The fifth one is the safeguarding of intangible cultural heritage, जिसके ऊपर आज का आर्टिकल बेस्ड है. The sixth one is the protection and promotion of diversity of cultural expressions. So these are some of the major conventions जो कि यूनेस्को के अंदर हैं. With that, अब बात करते हैं द लिस्ट दैट इज द बेसिस ऑफ टुडेज आर्टिकल. सो आज के आर्टिकल में कहा गया है कि यूनेस्को ने एक बेसिक लिस्ट बनाया है जहां पर इंडिया के 50 टेक्सटाइल्स को लिस्ट किया गया है. तो प्लीज रिमेंबर, ये जो 50 लिस्ट है, 50 जो टेक्सटाइल्स है उसे रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स टेक द मेजर टेक्सटाइल्स ऑफ इट. सो दीज आर द मेजर टेक्सटाइल्स जिसको लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया. सो लेट्स सी कौन से. द फर्स्ट वन इज द टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुंगड़ी ऑफ तमिलनाडु. Second one is the Himro weaves of Hyderabad in Telangana. The third one is the Banda tie and dye weaving of Sambalpur in Odisha. The fourth one is the Kesh from Panipat in Haryana. Fifth one is the Chamba Rumal of Himachal Pradesh. So please remember this, Rumal means handkerchief. So it is an Hindi word, Chamba Rumals of Himachal Pradesh. Sixth one is the Tigma or wool tie and dye of Ladakh. Then next one is the Awadh Jamdani from Varanasi in Uttar Pradesh. Then it is the Ikkal or Lambadi or Banjara embroidery from Karnataka. Next one is the Kalamkari from Tanjavur in Kerala. Then we are having Kumbi weaves from Goa. We are having the Mashru weaves and Patola from Gujarat. And the last one is the Garad Koiral of West Bengal. So these are some of the major textile जिसे उस लिस्ट में एनलिस्ट किया गया है ताकि उस टेक्सटाइल जो कि डिप्रीवेशन स्टेज में, जो कि कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं एम्फसाइज करने के लिए, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने के लिए, उसकी जो यूसेज है वो वापस ला पाए. इस मकसद से हम लोग ने इन एम्ब्रॉयडरी, इन जो टेक्सटाइल्स है उसे हम लोग ने लिस्ट किया है अंडर दिस यूनेस्को प्रोग्राम. सो विद दैट क्लैरिटी नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इश्यूज कौन से. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, इश्यूज क्या है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि हम लोग ने लिए हैं टू रिवाइव दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि लेने हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन द 20 सितंबर वीडियो. अब इस पर बिल्डअप करते हैं. अब बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, विच इज वन पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स.
सो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के कौन से फीचर्स हैं? सो फर्स्ट फीचर इसकी, दिस बॉन्ड्स आर इशूड बाय द नोटिफाइड बैंक्स। जो नोटिफाइड बैंक्स, जो स्टेट ओन बैंक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर द बैंक इज एसबीआई, तो एसबीआई इज द नोटिफिकेटेड बैंक। और जो नोटिफाइड बैंक्स है वही इन बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। तो जो डोनर है, जो कि पैसा देना चाहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को, वो डायरेक्टली पैसा ना देकर वो बैंक के पास जाएंगे, जो कि नोटिफाइड बैंक से उनके पास जाएंगे, और बैंक्स क्या करेगा, बैंक्स में से वो परचेज करेगा इन बॉन्ड्स को। और ये जो बॉन्ड्स परचेज करेंगे जो डोनर, वो किसी भी तरीके से वो चेक के थ्रू या डिजिटल पेमेंट के थ्रू कर पाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि जो डोनर का जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड होगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास रहेगा और डोनर के पास रहेगा जानकारी। Then once the donor has bought this bonds, और जो बैंक से उनके पास पैसा चला गया, then जो बैंक है वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड्स सप्लाई करेंगे। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देन यहाँ पर अब कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को आप बॉन्ड दे सकते हो? सो यू कैन प्रोवाइड पॉलिटिकल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू ऑल द पार्टीज। सो आप उन पॉलिटिकल पार्टीज को ही बॉन्ड्स प्रोवाइड कर सकते हो। आइदर वो पॉसिबिलिटीज होने चाहिए जो कि सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट के अंदर है। अगर वो पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट 1951, देन आप उन पार्टीज को दे सकते हो। या वैसे पार्टीज होने चाहिए जो कि एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट सिक्योर किए हैं इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दैट टू केसेस ओनली, इन पॉलिटिकल पार्टीज को ही आप क्या यूज कर सकते हो? आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज कर सकते हो। आप इन पार्टीज को ही आप पैसा दे सकते हो थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड? द इंपॉर्टेंस इज दैट इट इज टू एंश्योर दैट जो पैसा जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा जा रहा है, वहां पर आप अकाउंटेबिलिटी ला पाए, वहां पर आप ट्रांसपेरेंसी ला पाए, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स ला दिया गया था। अब देखते हैं कौन से इश्यूज हैं रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो द फर्स्ट इशू इज कि इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग टू इट्स बेसिक आइडिया। जो बेसिक आइडिया था दैट वाज टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का मकसद था अंडर दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर डोनर का जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड है। डोनर का आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास है और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। सो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो है ही नहीं। सो वी हैव बॉट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, बट इट इज प्रूविंग काउंटर प्रोडक्टिव। सो दैट इज रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी P1 को पैसा देना चाहता है एंड P1 इज नॉट इन पावर। P1 इज एन अपोजिशन पार्टी, इज नॉट इन पावर। द पार्टी इन पावर इज द P2 मान लीजिए। सो यहाँ पर जो पर्सन है उसको अगर P2 को पैसा देना है, सो ही वुड गो टू अ बैंक, कोई भी नोटिफाइड बैंक में जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड्स खरीदेंगे। बॉन्ड्स खरीदने के बाद ये जो बैंक है, ये बैंक P2 को पैसा देगा। बट P2 पावर में है, देन फाइन। अगर वो P1 को पैसा देना चाहता है, P1 को बॉन्ड देना चाहता है, देन जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक के पास है, जो कि है गवर्नमेंट बैंक। और गवर्नमेंट बैंक है तो जो पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, उनके पास भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो अगर वो अपोजिशन को पैसा देना चाहे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पावर में है, वो एक्सटॉर्ट कर सकता है अमाउंट फ्रॉम दिस पर्सन। सो दैट इज द इशू विद दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द नेक्स्ट इशू विद दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज दैट इट इज अ ब्लो टू डेमोक्रेसी। जो क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस एक्ट के थ्रू 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री में नोटिफाई किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है कि कितना पैसा वो रिसीव कर रहे हैं थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो जो ट्रांसपेरेंसी का जो सिक्का था, ट्रांसपेरेंसी का जो नोशन था, इट हैज गॉन अवे। द नेक्स्ट इशू इज दैट इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग राइट टू नो। और जो राइट टू नो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली इज कमिंग अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है उसके अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है राइट टू नो। और यहाँ पर राइट टू नो को वॉइड किया जा रहा है, राइट टू नो के अगेंस्ट है दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इशू इज दैट इट इज अगेंस्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटेल जो है वो सिटीजन्स के पास नहीं है। कौन पार्टी किसको दे, कौन पर्सन किसको दे रहा है, ना वो डोनर बताएगा ना पॉलिटिकल पार्टी बताएंगे। तो जो कॉमन सिटीजन्स है उनके पास ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ है नहीं, उनके पास डाटा है नहीं किस किस पार्टी को कितना पैसा जा रहा है। दैट नॉलेज इज नॉट देयर विद द सिटीजन्स। सो इट इज दैट्स व्हाई रिटर्न दैट इट इज अगेंस्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
एंड द लास्ट इशू इज दैट इट इज प्रमोटिंग क्रॉनिक कैपिटलिज्म। कैसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म? क्योंकि यहाँ पर क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं और जो वेल्थी पर्सन है, इनके बीच में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील को क्या कहते हैं? क्रॉनिक कैपिटलिज्म। एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन को कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। सो यहाँ पर जिनके पास पैसा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बीच में रिलेशन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। सो दैट इज इश्यूज विद electoral bonds. With that clarity, now let's move to our next article, that is on PMLA, Prevention of Money Laundering Act. और PMLA से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, PMLA है क्या, PMLA के क्या क्या पॉइंट्स हैं, PMLA कैसे क्या क्या इश्यूज क्रिएट करते हैं, PMLA में मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रिलेटेड है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन आवर 28th July video. So please refer to the video here so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the current account deficit. अब current account deficit क्या है उसको समझने से पहले you have to understand कि करंट अकाउंट क्या है, और करंट अकाउंट समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो जो हर एक पर्सन के पास जो खाता रहता है, जहां पर आप लिखते हो हिसाब, वैसे ही हर कंट्री के पास खाता रहता है, एंड दैट खाता, दैट नोट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स रहते हैं, देयर इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, उसमें होता है, एज वेल एज जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंसेज जितने भी है, वो सब कैपिटल अकाउंट्स में लिखे जाते हैं. जबकि जो ट्रेड हो रहे हैं रिलेटेड टू गुड्स, या जो ट्रेड हो रहे हैं रिलेटेड टू सर्विसेज, या जो ट्रांसफर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेज हो गए, ग्रांट्स हो गए, ये सब कहाँ पे लिखे जाते हैं? करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं. सो व्हाट इज दिस करंट अकाउंट? सो करंट अकाउंट इज एन अकाउंट जो कि मेंटेन करते हैं एक रिकॉर्ड ऑफ द कंट्रीज ट्रांजैक्शन विद द अदर कंट्रीज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट कंपोनेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड ऑफ द गुड्स, सर्विसेज और नेट अर्निंग्स. अब यहां से आप डिराइव कर सकते हो कि क्या होगा फॉर्मूला करंट अकाउंट का. सो करंट अकाउंट का क्या फॉर्मूला होगा? करंट अकाउंट का फॉर्मूला इज ट्रेड गैप, दैट इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स प्लस नेट इनकम अब्रोड. सो इन्हें ऐड करके, इन्हें सम करके हम लोग को क्या मिलेगा? करंट अकाउंट. अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, देन दिस डिफरेंस इज नोन एज डेफिसिट. सो यहां पर जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, देन वी कॉल इट करंट अकाउंट डेफिसिट. अब करंट अकाउंट डेफिसिट अभी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस. द फर्स्ट रीजन कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के पैसे बढ़ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इज जंपिंग, और अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ रहा है. इसके साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, इसके कारण इंडिया का जो इंपोर्ट की जो फैक्शन है वो बढ़ रहा है. सो दैट इज कॉजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. सेकेंड इशू ये, क्योंकि आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हो, क्योंकि इंडिया इज इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ने के कारण जो रुपी है वो वीक हो रही है. क्योंकि इंपोर्ट जब बढ़ रहे हैं तो हम लोग के पास डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा है, डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से द रुपी इज वीकनिंग. सो दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन हो रहा है. अब देखते हैं इसके क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं. सो इंपैक्ट्स जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं. इट इज डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन. सो लेट्स सी सम ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अगर करंट अकाउंट वाइडन होता है, सो इट मीन्स कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लोज, दैट इज हैम्पर्ड, वो जो है वो हैम्पर हो रहे हैं सीवियरली, एंड दैट इज द फर्स्ट इशू. इट इज अ बैड कॉन्सिक्वेंस. नेक्स्ट इशू कि इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं. So that is the next issue. Because of the decreasing exports and increasing imports, इसके कारण क्या हो रहा है? जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, वो फर्दर गिर रहा है. That is the next issue. Then you can also have this कि इसके कारण, क्योंकि जो करेंसी है, करेंसी गिर रहा है, जो डोमेस्टिक करेंसी वो गिर रहा है, इसके कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इफेक्ट हो रहा है. These are the bad impacts of this CAD, वाइडनिंग ऑफ CAD. इसके साथ साथ एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी. क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट? पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि जब डेफिसिट होता है मतलब इंपोर्ट्स बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट वी कैन टेक आउट ऑफ दिस इज दैट इट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर सेविंग्स, एंड दैट इज शोइंग व्हाट? दैट इज शोइंग द प्रोडक्टिव नेचर ऑफ द इकोनॉमी, एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन. किस तरीके से आप इसको देखते हो, दैट मैटर्स. So there are positive impacts also, negative impacts, but a persistent current account deficit is always bad.
विद दैट नाउ लेट्स सी कि कौन से दूसरे डेफिसिट्स हैं। द फर्स्ट डेफिसिट इज द बजटरी डेफिसिट्स, जो कि क्या है, जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। देन सेकेंड वन इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स, बट टोटल रिसीव्स में से वो बोरोइंग्स जो है उसे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, एंड दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट इज द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दो, जो लोन्स आप लोग ने लिए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप निकाल दो, देन यू विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। देन द नेक्स्ट डेफिसिट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब total revenue expenditure minus total revenue receipt is known as the revenue deficit. As well as the last one is the effective revenue deficit. Effective revenue deficit मतलब revenue deficit में से अगर आप grants को हटा दो जो कि capital assets बनाने के काम आ रहे हैं, then it is known as effective revenue deficit. So there are various other deficits along with current account deficit, but these deficits are in the budgetary terms. Budgetary terms में budgetary lexicon में हम लोग इन deficits को discuss करते हैं. With that, now let's move to our next aspect, that is on the soft power. अब यहाँ पर पीएम मोदी ने जब इनॉग्रेट किया है 36 नेशनल गेम्स को, तो वहाँ पर उन्होंने स्पीच में कहा कि स्पोर्ट्स इज इंक्रीजिंग द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर हम लोग को देखना ये ज़रूरी है कि सॉफ्ट पावर होता क्या है। तो यहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू सॉफ्ट पावर्स की, सॉफ्ट पावर के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, हार्ड पावर क्या होता है, स्मार्ट पावर क्या होता है, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in our 11th August video. So please refer to the video here so that you have a very good understanding of these profits, of these topics. It is very important from international relations perspective. With that, now let's see the quiz of the day. So the first question is regarding the money bill. The second question is regarding the 9th schedule. And again, these are previous year questions itself. So please try to attempt these questions. इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हमने एडजस्ट किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF you would get in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join. With that, जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा as usual. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We will be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow.